हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था। तो एंडोजेनिक फोर्सेस में मैंने ये बताया था कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं वो अर्थ के अंदर से लगते हैं। ठीक है, जैसे अर्थ के अंदर मेंटल में क्या है, मैग्मा है। मैग्मा से क्या होती है, कन्वेक्शन करंट बनती है और कन्वेक्शनल करंट से ही हमारे पृथ्वी पर मोशन होता है, अप और डाउन वर्टिकल मोशन होता है, जिससे पर्वत या कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है। तो वो तो हो गई हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? एक्सो मतलब होता है बाहर, तो जो बाहर से वर्क करते हैं, बाहरी फोर्सेस जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। मतलब अगर कोई भी माउंटेन है तो माउंटेन को इरोड करने के लिए, माउंटेन का अपरदन करने के लिए जो भी फोर्स लगते हैं, जो भी बल कार्य करते हैं बाहरी रूप से, उसे हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है डिस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, विनाश करते हैं। जो भी चीज़ निर्माण हो जाती है एंडोजेनिक फोर्सेस के द्वारा, उनका विनाश करने का कार्य करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, तो एक्सोजेनिक या एक्सोजेनेटिक processes are a direct result of stress induced in earth materials due to various forces that come into existence due to the sun heat। मतलब ये है, अब सन जो है एक तरीके से एक्सटर्नल हो जाएगा और सन की हीट से जितने भी फोर्सेज उत्पन्न होंगे, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, विंड हो गई या प्रेसिपिटेशन हो गया, तो ये सारे फोर्सेज जब एक्ट करेंगे तो उन्हें हम कहेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या एक्सोजेनिक फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं आपके, ये 4 टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा वेदरिंग, दूसरा है मास मूवमेंट, तीसरा है इरोजन और चौथा है डिपोजिशन। तो ये 4 टाइप के हो गए, ये ध्यान रखना। वेदरिंग, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि विच ऑफ दीज इज नॉट ए एक्सोजेनिक फोर्सेस, तो नॉट वाले पूछ लेता है तो आपको 3 ऑप्शन दे देगा एक्सोजेनेटिक के और 1 ऑप्शन दे देगा एंडोजेनेटिक का। तो उसमें से आपको एंडोजेनेटिक को स्किप करना होगा। ठीक है, तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4 टाइप के फोर्सेस हो गए, 4 टाइप्स के फोर्सेस हो गए। तो पहला फोर्स है वेदरिंग, दूसरा है मास मूवमेंट, तीसरा है इरोजन और चौथा है डिपोजिशन। तो वेदरिंग में क्या आता है? वेदरिंग भी आपकी जो होता है वो 3 तरीके से हो सकती है। वेदरिंग का मतलब मैंने बताया था पिछले वीडियो में, डिटेल से बताया, आप जाके उसको देख लीजिए। तो वेदरिंग का मतलब होता है, सिंपली बता दे रहा हूँ, कि किसी भी चीज़ का टूट करके अपने स्थान पर ही गिर जाना, उसे हम वेदरिंग कहते हैं। ये एक तरीके से इन सीटू टाइप का होता है, मतलब टूट करके वहीं गिर जाना। अब देखो, तो ये वेदरिंग जो होती है 3 तरीके से हो सकती है। फिजिकली जो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो फिजिकल में क्या क्या जाता है? देखो, फिजिकल में आपका अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन आ जाता है। जैसे किसी भी चीज़ पर जब प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, और कोई भी वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी होगी तो उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और जब आप उसको हटा लोगे तो प्रेशर कम लगेगा। तो यही चीज़ है फिजिकली प्रेशर का मतलब क्या है। जैसे मान के चलिए कि आप किसी भी पर्वत पर माइनिंग का काम कर रहे हो, तो माइनिंग का जब काम करोगे तो उसमें क्या होगा, ड्रिलिंग करोगे। तो ड्रिलिंग का मतलब क्या है, आप उस पर एक लोड लगा रहे हो। ठीक है, लोड लगा रहे हो तो होगा क्या, वो भी जो है पर्वत का क्या होगा, पर्वत टूट जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, ये भी हमारा वर्क करता है। फिर है टेम्परेचर चेंजेस एंड एक्सपेंशन। तो होता क्या, देखो, टेम्परेचर चेंजेस एक्सपेंशन का मतलब क्या है? टेम्परेचर चेंजेस एक्सपेंशन का मतलब होता है कि दिन में तो आप देखते हो कि सन की हीट मिलती है, लेकिन रात में सन की हीट नहीं मिलती। सन की हीट जब मिलती है तो होता क्या है कि कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो वो एक्सपैंड करती है, और जब ठंडी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो इससे भी क्या होती है, जो चट्टानें होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं और वो टूट करके नीचे गिर जाती हैं। तो ये भी एक कारक होता है। अगला है फ्रीजिंग एंड थॉइंग। फ्रीज था का मतलब क्या है? फ्रीज का मतलब समझते हो कि जमना, थॉ का मतलब होता है गर्म करना, गर्म होना। तो फ्रीजिंग दिन में वही चीज़ है कि दिन में तो कभी कभी ठंडे प्लेसों में क्या होता है कि दिन में वो चीज़ गर्म हो जाती है और रात में जाकर के जम जाती है। ठीक है, जब पानी होता है तो पानी दिन में जो है आप सन की हीट से तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और जब रात हो जाएगी तो टेम्परेचर बहुत कम होगा तो वो एक आइस की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग एंड थॉइंग। इससे भी क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जब बर्फ़
जब जमता है तो फैलता है, ठीक है। तो फैलता है तो मतलब ये है कि वो इससे क्या होगा, जो दरार पैदा हो जाएगी उसमें एक्सपेंशन हो जाएगा, जो भी पर्वत के अंदर दरारें होंगी उसमें एक्सपेंशन होगा, उससे क्या हो जाएगा, ये टूट करके नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रीज था का एक्शन होता है। अगला है अगला है आपका सॉल्यूशन केमिकल। देखो केमिकल में क्या होगा, केमिकल में आपका आएगा सॉल्यूशन, कार्बोनेशन एंड हाइड्रेशन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे वीडियो में, ठीक है। अगला और देखो, फिर है मास मूवमेंट। बायोलॉजिकल के बारे में चर्चा करेंगे, बायोलॉजिकल में क्या क्या आ जाता है। फिर है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट जो होता है दो तरीके से होता है। एक तो होता है बहुत स्लोली मूवमेंट होता है, जिससे कि हमें पता नहीं पड़ता है, वो काफ़ी टाइम ले लेता है, जैसे कई वर्ष लग जाते हैं मूवमेंट के लिए, या ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्लो मास मूवमेंट, बहुत स्लो होता है, जैसे क्रीप है, सॉलिफ्लेक्शन है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या है क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे आगे वीडियो में। फिर है रैपिड मास मूवमेंट। रैपिड मास मूवमेंट में आपके जो मूवमेंट बहुत एकदम से दिखाई आपको देंगे कि हाँ ये कोई चीज़ गिर रही है, जैसे आप ऊपर से बॉल को फेंको नीचे की तरफ तो आपको दिखाई देती है कि हाँ ये गिर रहा है। तो इस तरीके से इसे कहते हैं रैपिड मास मूवमेंट। तो ये अर्थ फ्लो में होता है, मड फ्लो, डेब्रिस एवलांसेस जो होते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं, तो इन सभी में ये सब कहलाते हैं रैपिड मास मूवमेंट। तो इसके बारे में हम चर्चा हम आगे करेंगे। फिर है इरोजन। इरोजन में क्या है, इरोजन किसके द्वारा होता है, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स, करेंट्स एंड विंड्स के द्वारा। और डिपोजिशन भी सेम इनके द्वारा होता है। तो एक एक करके हम सारे फोर्सेस के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो डेनुडेशन होता है, डेनुडेशन का मतलब क्या है। तो डेनुडेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम तोड़ना, इरोड करना, इसमें सारी चीज़ें शामिल आ जाती हैं, जैसे तोड़ना, फिर इरोजन उसका, फिर ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डेनुडेशन में, ठीक है। तो डेनुडेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स स्ट्रिप ऑफ और टू अनकवर। अनकवर का मतलब होता है कि आप जैसे अनकवर किसी चीज़ की के ऊपर से कोई भी चीज़ उतारोगे तो उस वो क्या हो जाती है, अनकवर हो जाती है। जैसे मान के चलिए कि चट्टान है, चट्टान के ऊपर की अगर आप मिट्टी हटा दोगे या ऊपर की रॉक्स को हटा दोगे तो अनकवर हो जाएगी। तो इसी का डेनुडेशन का मतलब क्या होता है, अनकवर करना, ठीक है। तो वेदरिंग, मास वेस्टिंग, मूवमेंट्स, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्लूडेड इन डेनुडेशन। तो डेनुडेशन क्या होता है, डेनुडेशन में सभी चीज़ें आ जाती हैं, वेदरिंग भी आ जाती है, इरोजन भी आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है और डिपोजिशन भी आ जाता है। बाकी ये चारों टर्म अलग अलग हैं। वेदरिंग और इरोजन क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं समझा देता हूँ। वेदरिंग का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का टूट करके अपने स्थान पर गिर जाना वेदरिंग कहलाता है। और अगर उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं तो वो इरोजन कहलाता है। जब इरोजन जो होता है उसके साथ में जो वेदरिंग के कारण टूटने से जो भी मलबा नीचे गिरता है उसको जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो उसे हम इरोजन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी यही होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का सीधा मतलब होता है किसी भी चीज़ का ट्रांसफर होना, लेकिन इरोजन का मतलब होता है जब इरोजन होता है तो साथ में जो रास्ते में कई सारी चीज़ें होती हैं, मिट्टी होती हैं और भी कई सारे पेड़ पौधे जो गिरे हुए होते हैं उनको साथ में ले जाना, वो इरोजन कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब सीधे ट्रांसपोर्ट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। फिर है डिपोजिशन, मतलब एक जगह पे इकट्ठा कर देना, ठीक है, तो डिपोजिशन कहलाता है। आगे हम बात करेंगे तो वेदरिंग क्या है। तो वेदरिंग का मतलब क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, सॉइल एंड मिनरल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल हीट, प्रेशर एंड केमिकल लीचिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एजेंट्स। मतलब ये है इसका कि वेदरिंग क्या होती है, डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक का टूटना, ठीक है, टूटना, सॉइल एंड मिनरल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल, मतलब रॉक्स का टूटना किसके इन्फ्लुएंस में, हीट और प्रेशर के इन्फ्लुएंस में, या केमिकल जो प्रोसेस होते हैं जैसे लीचिंग है, ऑक्सीडेशन है, इनके अंडर में टूटना किसी भी चीज़ का तो वो क्या कहलाता है, रॉक्स का टूटना कहलाता है वेदरिंग, ठीक है। एल वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस इन वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है, कोई मोशन नहीं होती, मतलब जिस जगह पर टूटता है वहीं पर गिर जाता है, इसमें कोई भी मोशन नहीं होती। ये इन सीटू टाइप का होता है। इन सीटू डिसइंटीग्रेशन, इन सीटू का मतलब होता है उसी स्थान पर रहना, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फिजिकल वेदरिंग क्या होती है। तो फिजिकल वेदरिंग क्या है, फिजिकल वेदरिंग इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक मेनली इंड्यूस्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो फिजिकल वेदरिंग क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स का टूटना किसके द्वारा, मेनली इंड्यूस्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ वेदर, जो वेदरिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके द्वारा
किसी भी रॉक का टूटना क्या कहलाता है, फिजिकल वेदरिंग कहलाता है। जैसे इट प्रोड्यूसेस स्मॉलर एंगुलर फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेम रॉक, इट इज कॉज्ड बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये किसके कारण होती है, टेम्परेचर चेंज के कारण होती है, प्रेशर में चेंज के कारण होती है, विंड एंड वाटर के कारण ये होती है। कैसे होती है टेम्परेचर के चेंज के कारण, मैंने आपको बताया था कि दिन में टेम्परेचर जो होता है वो गर्म होता है, रात में ठंडा होता है। तो कोई भी चीज़ गर्म होने पे एक्सपेंड करती है और ठंडा होने पे कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो होता क्या है, इस तरीके से जो जो हमारी रॉक्स होती हैं वो लूज़ पड़ जाती हैं, ठंडी गर्म होकर के वो लूज़ पड़ जाती हैं। तो इस तरीके से उनका ये जो है टूट जाती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिजिकल वेदरिंग का मतलब समझ में आएगा। और देखो फिजिकल वेदरिंग को हम क्या कहते हैं, फर्दर डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है, तो पहली कैटेगरी है थर्मल वेदरिंग। थर्मल वेदरिंग का मतलब होता है इट इज़ ड्यू टू द टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पे मैंने वही चीज़ बताई है कि द टेम्परेचर इंक्रीजेज हीट अप एंड एक्सपेंड द रॉक्स ड्यूरिंग द डे। अब यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, हीट तो हीट भी बढ़ जाती है। ठीक है, किसके टाइम में, डे के टाइम में। एंड कॉन्ट्रैक्ट द रॉक मटेरियल व्हेन कूलिंग एट नाइट, और नाइट के टाइम में जो मटेरियल जो होता है वो कूल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई भी चीज़ गर्म होती है तो एक्सपेंड होती है, और कोई भी चीज़ जब ठंडी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इस तरीके से ये कंडीशन बन जाती है। तो इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। इससे क्या होती है, द रॉक्स क्रैक एंड इवेंचुअली स्प्लिट, और फाइनली जो रॉक होती है वो उसमें दरार आ जाती है और टूट जाती है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, थर्मल वेदरिंग होती है। और थर्मल वेदरिंग के भी दो टाइप होते हैं, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन और ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ग्रैनुलर का मतलब होता है कि जो है जो डिसइंटीग्रेशन होगा, मतलब टूटेगी चट्टान वो छोटे छोटे कणों के रूप में टूटेगी, तो उसे हम कहते हैं ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। ग्रेन बाय ग्रेन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, तो ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन क्या है, तो यहाँ पर देखो ये आपको दिख रहा होगा, राइट में आपको ग्रैनुलर दिख रहा है, देखो छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे होंगे। तो ये सब क्या है, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन है। बिल्कुल स्मॉल स्मॉल जो है पार्ट्स में जो टूटता है तो वो ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। और ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन क्या है, ब्लॉक में क्या होता है, अकर्स इन रॉक्स सच एज ग्रेनाइट रॉक, ये ग्रेनाइट रॉक में होता है। सो इन द एरिया ऑफ ज्वाइंटेड इग्नियस एंड लेयर सेडिमेंट्री रॉक ड्यू टू द ग्रेट डाययूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो दोनों होते टेम्परेचर की चीज़ के कारण नहीं है, लेकिन ये जो होता है इसकी जो शेप्ड होती है ब्लॉक में होती है, ये बड़े बड़े ब्लॉक में टूटता है। ठीक है, तो एक तो बड़े बड़े ब्लॉक में टूटता है, और जो ग्रैनुलर है वो छोटे छोटे पत्थरों में टूटता है। ठीक है, अगला जो टाइप है फिजिकल वेदरिंग का, उसे हम कहते हैं फ्रॉस्ट वेजिंग। फ्रॉस्ट वेजिंग क्या है, अब तो फ्रॉस्ट वेजिंग क्या मतलब होता है कि जब वाटर फ्रीज हो जाता है तो वो एक्सपैंड करता है, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब यहाँ पे तो वाटर है तो नॉर्मली यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस है वो कम है, और जब आइस बन जाता है तो ये एक्सपेंड करता है, तो ये बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से होता क्या है कि इस पर जो रॉक पे क्या लगता है, प्रेशर लगता है। रॉक पे जब प्रेशर लगेगा तो इस तरीके से क्या हो जाता है, क्रैक बन जाते हैं। तो यही कहलाता है हमारा फ्रॉस्ट वेजिंग। ठीक है, फिर अगला है एक्सफोलिएशन। ये भी क्या है, एक फिजिकल वेदरिंग का टाइप है। तो रॉक जनरली हीट्स और कूल मोर ऑन द सरफेस लेयर। तो आप देखते होंगे कि जो भी रॉक होती है, रॉक जो सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा गर्म उसकी अपर लेयर होती है, अपर जो सरफेस होती है वो सबसे ज़्यादा गर्म होती है, और वही सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। तो अल्टरनेट चेंज इन द टेम्परेचर कुड कॉज देयर आउटर लेयर टू पील ऑफ। जैसे आपने देखा होगा प्याज जो होती है, प्याज के ऊपर का हिस्सा आप हटाओ तो कई सारी उसमें लेयर निकलती जाती है। एक लेयर हटाओगे फिर दूसरी निकलेगी, फिर दूसरी हटाओगे फिर तीसरी निकल आएगी, इस तरीके से हटाते जाते हो ना। ऐसे ही रॉक्स में होता है। तो रॉक्स में क्या होता है कि ऊपर वाली जो लेयर होती है वो जल्दी हीट होती है और जल्दी कूल होती है। तो वो क्या होती है, ऊपर वाली लेयर लूज़ पड़ जाती है। जब ऊपर वाली लेयर लूज़ पड़ जाती है तो उसमें क्या होता है कि वो पील ऑफ हो जाती है। मतलब पील ऑफ मतलब ऊपर की लेयर हटने लगती है। जैसे आप देखते होगे स्किन ऑफ एन ओनियन की जैसे स्किन हटती है ना, उस तरीके से हटने लगती है। तो उसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन कहलाता है ये प्रोसेस। ठीक है, तो ये कॉमनली कहाँ होता है, ये एरिड एरिया में होता है, क्योंकि एरिड एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और फिर ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है बहुत अधिक पाया जाता है एरिड एरिया में, इसीलिए जो आपका एक्सफोलिएशन है वो एरिड एरिया में पाया जाता है। इसको हम ओनियन वेदरिंग भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओनियन वेदरिंग क्यों कहते हैं। अब अपना अगला आता है केमिकल वेदरिंग। तो देखो केमिकल वेदरिंग में क्या है, केमिकल जो वेदरिंग है हमारी वो जो है, अभी हमने फिजिकल वेदरिंग पढ़ ली। तो फिजिकल वेदरिंग में हमने क्या क्या पढ़ लिया था,
फिजिकल वेदरिंग में हमने जो पहली वेदरिंग पढ़ी थी वो आपकी थी मैकेनिकल वेदरिंग। और आपकी जो मैकेनिकल वेदरिंग में थी, कौन कौन से आ गए थे आपके मैकेनिकल वेदरिंग में? आपके आ गए थे, पहला आपका है थर्मल वेदरिंग। उसके बाद है थर्मल वेदरिंग के दो टाइप हमने कर लिए थे, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन और ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। और इसके अलावा हमने फिर पढ़ी थी फ्रॉस्ट बैजिंग, ये भी किसका टाइप था? ये भी आपका मैकेनिकल वेदरिंग का टाइप था। इसके बाद हमने पढ़ा था एक्सफोलिएशन, ठीक है। ये भी मैकेनिकल वेदरिंग, मतलब फिजिकल वेदरिंग, जो मैकेनिकल वेदरिंग बोल रहा हूँ ना बार बार, तो वो फिजिकल वेदरिंग ही है, ठीक है। तो ये हो गए 3 टाइप हमने इसमें पढ़ लिए थे। तो अब हम बात करेंगे केमिकल वेदरिंग के बारे में। तो केमिकल वेदरिंग क्या है? इससे पहले हमने जब बात की थी फिजिकल वेदरिंग में, तो फिजिकल वेदरिंग में हमने देखा था कि वो जो है उसमें हमने बात की थी कि एक तो थर्मल वेदरिंग होती है, ठीक है, थर्मल वेदरिंग होती है। थर्मल वेदरिंग हमने दो टाइप में बांटा था, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन और एक है आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था फ्रॉस्ट वेजिंग के बारे में, और तीसरा हम डिस्कस किया था एक्सफोलिएशन। तो मेनली इसमें 3 हो गए फिजिकल वेदरिंग में। पहला है थर्मल वेदरिंग, दूसरा है फ्रॉस्ट वेजिंग, तीसरा है एक्सफोलिएशन। ये तीनों टर्म अच्छे से ध्यान रखना, आगे सब यूज होंगे। अब देखो केमिकल वेदरिंग क्या होती है? इट इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक कैसे डिकम्पोजिशन होगा? वो 5 तरीके से हो सकता है, सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस एंड कार्बोनेशन और हाइड्रेशन। तो ये आपके 5 तरीके हैं, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला है सॉल्यूशन। तो उसमें क्या होता है? देखो, सम सॉल्युबल मिनरल्स इन द रॉक गेट डिसॉल्व्ड व्हेन कम इन कांटेक्ट विद वाटर। जब कोई जो कुछ सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, जब वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो रॉक में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड मिनरल्स गेट वॉश अवे फ्रॉम द रॉक एंड समटाइम्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कैप्स। तो होता क्या है कि कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ समय बाद जो मिनरल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं रॉक से। जब रॉक से अलग हो जाते हैं तो उनमें क्या बन जाती है? केव्स बन जाती है। क्या बन जाती है? केव्स बन जाती है। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब जब मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स पानी के साथ घुल कर के किसी चट्टान में मिल जाते हैं और कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कह देते हैं? सॉल्यूशन कह देते हैं। अगला है हमारा ऑक्सीडेशन। तो व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद वाटर एंड आयरन इट वीकन्स द रॉक्स एंड ब्रेक्स इट। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? जब कोई ऑक्सीजन होती है वो कंबाइन हो जाती है किसके साथ? वाटर और आयरन के साथ। तो होता क्या है, ये एक तरीके से वीक एसिड बनाती है। तो ये वीकन्स द रॉक, जो रॉक को क्या करती है? वीक कर देती है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन किसके कारण होती है? ऑक्सीजन के कारण होती है, ठीक है। जैसे आप किसी भी लोहे को अगर वायु में छोड़ दो, वायु में ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन के कारण उसमें रस्टिंग लग जाती है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इससे भी क्या होता है? वेदरिंग होती है, ठीक है। फिर अगला है हाइड्रोलाइसिस। इट इज़ द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक सब्सटेंस व्हेन कंबाइंड विद वाटर एंड फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट लाइक क्ले मिनरल। तो होता क्या है? इट इज़ द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक सब्सटेंस व्हेन कंबाइंड विद वाटर एंड फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट लाइक क्ले मिनरल। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज फेल्सपार फाउंड इन ग्रेनाइट चेंजिंग टू क्ले। तो हाइड्रोलाइसिस क्या होता है कि केमिकल ब्रेकडाउन होता है रॉक सब्सटेंस का, जब वो कंबाइंड होता है किसके साथ? वाटर के साथ, ठीक है। तो जब वाटर के साथ कंबाइंड होता है तो वो रॉक जो है टूट जाती है, उसको हम कह देते हैं हाइड्रोलाइसिस। अगला है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन इज द मिक्सिंग ऑफ वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिक्स होकर के ये कार्बोनिक एसिड बना लेता है, और ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है? रिएक्ट करता है, जो मिनरल्स होते हैं किसमें? रॉक में होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करता है। तो इस तरीके से भी हमारी वेदरिंग हो जाती है। फिर आपका हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन मीन्स हाइड्रेशन एक्सपैंड वॉल्यूम एंड आल्सो रिजल्ट इन रॉक डिफॉर्मेशन। हाइड्रेशन करता क्या है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो रॉक का जो वॉल्यूम होता है वो एक्सपैंड होता है। जब एक्सपैंड होगा तो क्या होता है? रॉक डिफॉर्म हो जाएगी, रॉक की शेप चेंज होगी, टूटेगी। तो ये भी क्या होता है? एक वेदरिंग का तरीका होता है। तो हमने इसमें 5 तरीके पढ़ लिए केमिकल वेदरिंग में, सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, कार्बोनेशन एंड हाइड्रेशन, ठीक है। अगली है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग जो होती है, इट इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स, टर्माइट्स, रोडेंट्स जो होते हैं, जैसे चूहे वगैरह आपने देखा होगा, तो वो क्या कर देते हैं? छेद कर
कर देते हैं हम रॉक्स में, तो इस तरीके से भी डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। कई तरीके के एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, तो इस ये भी क्या करते हैं, वेदरिंग करते हैं। तो ये चीज़, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने वेदरिंग के बारे में पढ़ लिया। तो हमने वेदरिंग में क्या पढ़ा, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये हमने पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, ये वाला पार्ट। अब हमारा पार्ट आएगा मास मूवमेंट्स। तो मास मूवमेंट को अब कवर करेंगे, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्लो मास मूवमेंट और रैपिड मास मूवमेंट। स्लो मास मूवमेंट में हम क्रीप एंड सॉलिडिफिकेशन को पढ़ेंगे, और रैपिड मास मूवमेंट में अर्थ फ्लो, मड फ्लो, डेब्रिस, एवलांचे और लैंडस्लाइड को पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इरोजन, और इसके बाद पढ़ेंगे डिपोजिशन की तरफ। तो मास मूवमेंट को पढ़ते हैं। तो मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग क्या होता है, तो मास का मतलब होता है एक तरीके से बहुत बड़ा मास। तो वो क्या हो सकता है, रॉक हो सकता है, सॉइल हो सकती है, कोई भी डेब्री हो सकती है। तो उसका जो मूवमेंट होता है नीचे की तरफ ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी इज इज कॉल्ड मास मूवमेंट। तो मास वेस्टिंग इज अ मूवमेंट ऑफ ए लार्ज मास ऑफ रॉक, सॉइल, डेब्री डाउनवर्ड बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के पुल के कारण जो भी मूवमेंट होता है मास का, मास में क्या क्या आ जाता है, रॉक आ जाती है, सॉइल आ जाती है, डेब्री आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं मास मूवमेंट। ठीक है, और स्लोप मूवमेंट भी कहते हैं। इट मे हैपन सडनली और स्लोली। ये या तो बहुत तेज होता है या फिर बहुत स्लोली होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था। जनरली मास वेस्टिंग इज क्लासिफाइड बाय द टाइप ऑफ मटेरियल इन्वॉल्व, मड, सॉइल और रॉक। मतलब यह है कि इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे एक तो होता है मड अगर फ्लो हो रही है तो उसको मड मूवमेंट कह देते हैं, और मड वेस्टिंग कह देते हैं, सॉइल वेस्टिंग कह देते हैं, रॉक मास वेस्टिंग कह देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का मटेरियल इन्वॉल्व है, ठीक है, और किस टाइप की मोशन हो रही है। जैसे फॉल, फॉल क्या होता है, फ्री फॉलिंग पीसेस होता है। स्लाइड, जैसे एक तो होता है फॉल, फॉल मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर से गिरा देना, फेंक देना, डायरेक्टली फॉल हो जाता है। एक होता है स्लाइड, कि स्लाइड किसी पे स्लाइड होकर के चलना, ठीक है। और एक होता है फ्लो। फ्लो किसके साथ होगा, वाटर के साथ होगा। स्लाइड तो हम खुद से भी कर सकते हैं। एक स्लाइडर होता है, आपने देखा होगा, जो झूले लगे होते हैं, स्लाइड होता है, तो उसमें क्या होता है, बिना पानी के भी स्लाइड कर जाते हैं। लेकिन फ्लो होता है विद द मिक्सिंग ऑफ वाटर। फ्लो और स्लाइड में ये अंतर है, स्लाइड बिना पानी की भी हो सकता है, और फ्लो वाटर के साथ मिक्सिंग के साथ होता है। और फिर फॉल तो पता ही है आपको, एकदम ऊपर से किसी भी चीज़ को छोड़ देना डायरेक्टली, तो वो कहलाता है फॉल। तो टाइप्स ऑफ मास वेस्टिंग क्या है। अब देखो, टाइप्स ऑफ मास वेस्टिंग में हम पहला पढ़ेंगे रॉक फॉल्स, क्योंकि रॉक फॉल हो सकती है, मड भी हो सकती है, सॉइल भी हो सकती है। तो रॉक फॉल क्या होती है, रॉक फॉल अकर व्हेन पीसेस ऑफ रॉक ब्रेक ऑफ फ्रॉम ए क्लिफ। क्लिफ मतलब किसी भी चोटी से जो कोई भी रॉक टूट कर गिरती है, तो रॉक फॉल सिंपली कहते हैं, ठीक है। द एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक डेब्री एट द बेस ऑफ द स्टीप स्लोप इज कॉल्ड टेलस। अब जैसे जब गिरेगी, रॉक टूट के गिर रही है, तो बहुत सारी डेब्री इकट्ठी हो जाती है। डेब्री का मतलब क्या होता है, डेब्री का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं रॉक के, जब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो एक तरीके से मलबा बन जाता है, उसको हम डेब्री कह देते हैं। तो डेब्री कहाँ इकट्ठी होगी, स्टीप स्लोप पे इकट्ठी हो जाएगी, उसको हम टेलस कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो अगला है रॉक स्लाइड। रॉक स्लाइड का मतलब समझ ही गए होंगे, जब स्लाइड हो रही है, ठीक है। और एक होता है लैंड स्लाइड। लैंड स्लाइड अकर व्हेन लार्ज पीस ऑफ रॉक ब्रेक ऑफ एंड स्लाइड्स डाउन हिल। इट इज़ ऑफन इनिशिएटेड बाय अर्थक्वेक। देखो, रॉक स्लाइड्स का मतलब क्या होता है कि रॉक स्लाइड का मतलब है एक रॉक स्लाइड हो रही है। लैंड स्लाइड का मतलब होता है एक लार्ज पीस स्लाइड होकर रहा है। तो रॉक में एक रॉक का टुकड़ा होता है, और लैंड स्लाइड में लार्ज पीस ऑफ रॉक होती है, ध्यान रखना है, ये इन दोनों में अंतर है। आगे हम बढ़ते हैं स्लम्प। स्लम्प क्या होता है, देखो, ग्रेट मास ऑफ बेड रॉक मूव्स डाउनवर्ड बाय रोटेशनल स्लिप फ्रॉम ए हाई क्लिफ इज नोन एज स्लम्प। अब देखो, स्लम्प में क्या होता है, तो स्लम्प यहाँ पर डायग्राम में अगर आपको दिख रहा हो, देखो ये स्लम्पिंग है, ये दिख रहा है, देखो ये यहाँ, इसको आप फिगर आउट करो, ये स्लम्पिंग है। तो स्लम्पिंग में क्या होता है कि पूरा ही मास, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा सा टुकड़ा नीचे आएगा। स्लम्पिंग में देखो पूरा मास, ये जो मास है पूरा, ये वाला, ये पूरा मास नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये पूरा मास नीचे की तरफ गिर रहा है। देखो, एक ये मास ये वाला है, ये तो एक मास ये आ रहा है, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो पूरा ही बेड रॉक जो होता है, पूरा ही बेड रॉक होता है, वो स्लाइड करता है। यहाँ पे क्या होता है, पूरा बेड रॉक मूव करता है डाउनवर्ड, वो स्लाइड करता है, उसको हम स्लम्प कहते हैं, ठीक है। एक टुकड़ा नहीं, पूरा बेड रॉक ही मूव कर रहा है। तो इसका मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ स्लम्पिंग इज इरोजन एट द बेस ऑफ द स्लोप।
यहाँ पर अगर बेस पर भी इरोजन हो रहा है डायरेक्टली, किसी चीज़ को जड़ से ही इरोड कर रहे हो, तो पूरा ही कह सकते हो, जैसे अगर आप नींव किसी घर की अगर इरोड कर दोगे, खोद दोगे, तो पूरा ही घर गिर जाएगा ना। इस तरीके से यहाँ पर जो जो बेस होता है, ठीक है, रॉक का, वही इरोड होता है। तो वो जब इरोड होता है तो होता क्या, पूरा ही जो एक तरीके से बेड रॉक होता है वो नीचे मूव करने लगता है, ठीक है। अगर है डेब्री स्लाइड, डेब्री स्लाइड इज मोर एक्सटेंसिव एंड अकर्स ऑन ए लार्जर स्केल देन सम, बट देयर इज ए लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। अब देखो डेब्री स्लाइड में क्या होता है, डेब्री स्लाइड में कई सारी जो डेब्री होती हैं, डेब्री का मतलब क्या है, डेब्री इज अ मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड रॉक फ्रेगमेंट। तो वो जब मूव करती है नीचे की तरफ, तो उसमें उसे हम कहते हैं डेब्री स्लाइड। और डेब्री स्लाइड होता क्या है, डेब्री स्लाइड में सम अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेब्री फ्लो तो दिया हुआ है, अभी डेब्री स्लाइड नहीं दिया है। तो देखो डेब्री फ्लो और डेब्री स्लाइड में क्या अंतर होगा, ये डेब्री स्लाइड में जो होगा उसमें थोड़ा सा पानी होगा, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, और डेब्री फ्लो में बहुत ज़्यादा पानी के साथ जब बहता है तो उसे हम डेब्री फ्लो कहते हैं। डेब्री स्लाइड में कम अमाउंट ऑफ वाटर होगा, ठीक है। डेब्री फ्लो समझ ही गए। डेब्री फ्लो इंक्लूड द अर्थ फ्लो, मड फ्लो, डेब्री एवलांसेस, ये सारा इंक्लूड कर लेता है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो ए मड फ्लो मड फ्लो भी क्या होता है, लिक्विड मास ऑफ सॉइल, रॉक डेब्री एंड वाटर मूव्स क्विकली डाउन ए वेल इन ए डिफाइंड चैनल इज कॉल्ड मड फ्लो, ठीक है। ए मड फ्लो ओरिजिनेटिंग ऑन ए वॉल्केनिक स्लोप इज कॉल्ड लहर। ये ध्यान रखना, अगर वॉल्केनिक स्लोप पर अगर ये डेवलप हो रहा है मड फ्लो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लहर कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो डेब्री फ्लो ये है। तो डेब्री फ्लो में क्या होता है, जो भी रॉक्स होती है और जो भी सॉइल होती है वो वही मूव करती है, ठीक है। डेब्री एवलांसी क्या है, द डेडलीस्ट टाइप ऑफ डेब्री फ्लो इज कॉल्ड डेब्री एवलांची। तो डेब्री एवलांची क्या है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेब्री अगर नीचे की तरफ आ रही है, कम अमाउंट में आ रही है तो उसे हम कहेंगे डेब्री फ्लो। बहुत ज़्यादा अगर अमाउंट पे डेब्री नीचे आ रही, बहुत बड़ी डेब्री आ रही है, तो उसको हम कहेंगे डेब्री एवलांची। इट इज़ अ रैपिड चर्निंग ऑफ मास ऑफ रॉक डेब्री, सॉइल, वाटर एंड एयर दैट मूव्स डाउन स्टीप स्लोप। तो डेब्री फ्लो का मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर दिया होगा, देखो ये तो मड फ्लो आपको दिख रहा है, मड नीचे की तरफ आ रही है, ये डेब्री स्लाइड है, स्लाइड होके आती है, और ये डेब्री फ्लो ये पानी के साथ फ्लो होके आती है, ठीक है। रॉक फॉल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऊपर से टूट के नीचे गिर रही तो रॉक फॉल हो गया। सॉइल क्रीप का मतलब क्या है, बहुत धीरे धीरे अगर सॉइल जो है नीचे की तरफ आ रही है बहुत धीरे धीरे, जैसे अभी आपने देखा कि आज यहाँ पर है, फिर एक साल बाद देखा कि ये वाली मिट्टी, यहाँ की मिट्टी है यहाँ पर आ गई, फिर 2 साल बाद देखा यहाँ की मिट्टी यहाँ पर आ गई, तो उसे हम कहेंगे सॉइल क्रीप, ठीक है। अर्थ फ्लो क्या है, अर्थ फ्लो का मतलब है कि पूरा ही एक तरीके से बहुत ज़्यादा बेड रॉक जब एक साथ फ्लो करे, एक बहुत बड़ा अमाउंट अर्थ का फ्लो करे, तो उसे हम अर्थ फ्लो कहते हैं। स्लम्प क्या होता है, स्लम्प में मैंने बताया था, यहाँ पे जो बेड रॉक है वो फ्लो करता है, पूरा बेड रॉक फ्लो करता है, यहाँ पे बेस में इरोजन होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था। आगे हम बढ़ें, क्रीप के बारे में बात करेंगे। क्रीप क्या है, क्रीप इज ए स्लो एंड ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल, जैसे हम कहते हैं सॉइल क्रीप, मैंने अभी बताया था आपको, ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल डाउन हिल, इट्स वेलोसिटी इज टिपिकली लेस देन ए सेंटीमीटर पर ईयर। तो मैंने बताया नहीं था कि जैसे ये मैंने बताया था आपको सॉइल क्रीप, ये इसको समझो। इसमें मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए ये वाला पेड़ अभी यहाँ पर है, तो आप देखोगे कि 1 साल बाद ये वाला पेड़ यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 साल बाद ये वाला पेड़ यहाँ पे आ जाएगा। तो बहुत स्लो मूवमेंट होता है, बहुत स्लो फ्लो होती है जो है मड यहाँ पे। तो मड धीरे धीरे बहुत 1 सेंटीमीटर पर ईयर, मतलब 1 साल में 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ फ्लो हो पाती है, तो उसे हम कहते हैं सॉइल क्रीप, ठीक है। तो ये क्यों होती है, ये फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंट्रीब्यूट टू द सॉइल बाय प्रोग्रेसिवली मूविंग सॉइल पार्टिकल डाउन द हिल। क्रीप इज मैनिफेस्टेड एट द सरफेस बाय थिंग्स लाइक टिल्टेड यूटिलिटी पोल्स, फेंसेज एंड ट्रीज। अगला है हमारा ग्रेडेशनल प्रोसेसेस। अब देखो ग्रेडेशनल प्रोसेसेस क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जो रॉक को ग्रेड करते हैं। मतलब ग्रेड का मतलब क्या है कि उसको उसका क्षय करते हैं, रॉक का क्षय करते हैं, चट्टान का क्षय करने वाले जो प्रोसेस होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें देखोगे कि ग्रेडेशनल एजेंट कौन कौन से हैं। रिवर, एक तो रिवर के द्वारा हो जाता है, तो रिवर आपका क्या करती है, रिवर आपका इरोजन करती है। इरोजन किसके द्वारा करती है, हाइड्रोलिक एक्शन के द्वारा करती है। कोरेजन, देखो समझ लो हाइड्रोलिक एक्शन क्या है। हाइड्रोलिक एक्शन क्या है, जब वाटर जब मूव करता है तो मूव के साथ में
तो वो क्या करता है, रॉक को भी तोड़ता है, ठीक है, रॉक को तोड़ के ले जाता है अपने साथ में, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। कोरेजन क्या होता है, कोरेजन क्या होता है, जैसे जब पानी जब मूव करता है, जब पानी मूव करेगा तो किसी भी नदी में, तो उसका जो बेड होगा, उसका जो तल होगा, ठीक है, किसका, नदी का तल जो होता है, उसमें क्या होता है, रॉक पाई जाती हैं। तो पानी के साथ में रॉक नीचे रगड़ खाती हुई चलती हैं, तो उसे हम कहते हैं कोरेजन या अब्रेजन। ध्यान रखना, ये कोरेजन है, कोरोजन नहीं है, ध्यान रखना। कोरेजन का मतलब अलग होता है, कोरोजन अलग होता है। तो कोरेजन क्या है कि जब चट्टानों के टुकड़े जो होते हैं पानी की जो तली, नदी की तली पर रगड़ खाते हुए चलते हैं, उसके बेड पर, उसकी तली पर, तो वो क्या करेंगे, उसको उसका इरोजन करते हुए चलते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोरेजन, ठीक है। एक होता है कोरोजन, सॉल्यूशन। इट रिफर्स टू द डिजॉल्विंग प्रोसेस ऑफ सॉल्युबल मिनरल्स बाय स्प्लैशिंग ऑफ स्ट्रीम वाटर। मतलब ये है कि ये क्या करता है, ये कोरोजन का मतलब होता है डिजॉल्व करना, ठीक है, डिजॉल्व करना। ऐसे कोई भी चट्टान है, चट्टान के टुकड़े हैं, तो वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं कोरोजन। फिर एट्रीशन, एट्रीशन का मतलब होता है कि जो जैसे एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, तो आपस में टकरा करके ये एक दूसरे का क्षय करते हैं, तो आपस में टकरा रहे हैं, उसे हम कहते हैं एट्रीशन। कोरेजन क्या है, ये पृथ्वी की जो सॉरी नदी की तली पर तली से रगड़ खाते हुए चलते हैं जो चट्टान के टुकड़े, तो उसे हम कहते हैं कोरेजन। कोरोजन क्या है, कोरोजन का सिंपल मतलब है कि पानी में जो घुल जाते हैं मिनरल्स, और जब मिनरल घुल जाते हैं तो वो चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं, तो वही हमारा कोरोजन होता है। एट्रीशन, आपस में रगड़ खा करके, ठीक है। अब देखो ये हो गया एक चीज़। फिर रबर क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती है। ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, एक ट्रैक्शन, साल्टेशन, सस्पेंशन और सॉल्यूशन। तो ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रैक्शन का मतलब होता है हैवियर एंड लार्जर फ्रेगमेंट लाइक ग्रेवल्स पेबल्स आर फोर्स्ड बाय द फ्लो ऑफ रिवर अलोंग इट्स बेड। अब क्या होते हैं, जैसे रिवर अगर मूव कर रही है तो उसमें क्या होंगे, उसके साथ रिवर के साथ में आपके रॉक के टुकड़े भी होंगे, पत्थर होंगे, ये सब क्या करते हैं, रॉक के बेड के साथ रगड़ खा के चलते हैं, मूव करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है ट्रैक्शन, ठीक है। साल्टेशन क्या है, साल्टेशन का मतलब होता है लटक लटक कर चलना, ठीक है। रॉक जैसे ये क्या, बाउंस होके चलना, ठीक है, बाउंसिंग होके चलते हैं, ऊपर नीचे बाउंस होके चलते हैं टुकड़े। सस्पेंशन का मतलब क्या है, सस्पेंशन का मतलब होता है द होल्डिंग अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ सैंड, सिल्ट एंड मड बाय द वाटर एज द स्ट्रीम फ्लोज इज कॉल्ड सस्पेंशन। जब आपके पानी के साथ में जो कई सारे सैंड और सिल्ट जो होते हैं, वो सस्पेंस होके, मतलब उसके साथ तैर के चलते हैं, जो तैर करके चलते हैं, तो उसे हम कहते हैं सस्पेंशन। सॉल्यूशन क्या, जो घुल करके चलते हैं, पानी में घुल करके डिजॉल्व होकर चलते हैं, उसे हम सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, समझ लो एक बार और। ट्रैक्शन का मतलब क्या है, नीचे पानी की तली में पानी के फ्लो के साथ मूव करना, तो ट्रैक्शन कहलाता है। साल्टेशन क्या है, बाउंस होके चलना, बाउंस करते रहते हैं, नीचे तली में टक्कर खा करके ऊपर आए, फिर टक्कर खाई, फिर ऊपर आए, फिर टक्कर खाई। जब बॉल आप फेंकते हो ना, बॉल जब आप सामने फेंकते हो तो बाउंस हो करके धीरे धीरे आगे बढ़ती है, टप्पा खा के आगे आगे बढ़ती जाती है, उसे हम कहते हैं बाउंस, उसे हम कहते हैं साल्टेशन। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन का मतलब होता है लटक कर चलना। सस्पेंशन का मतलब होता है कि एक तरीके से पानी के बीच में जो चलते हैं, वो उसे हम कहते हैं सस्पेंशन। ठीक है, पानी की तली पे चलते हैं ट्रैक्शन, पानी के बीच में चलते हैं सस्पेंशन, लटक बाउंस होकर चलते हैं, टप्पा खा के चलते हैं, उसे साल्टेशन। सॉल्यूशन मतलब घुल करके जो चलते हैं, पानी में डिजॉल्व होकर चलते हैं, वो सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन का। अब डिपोजिशन कैसे होता है, डिपोजिशन का मतलब सिंपल से यही है कि जब पानी की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, जब डिक्रीज होती है तो वो धीरे धीरे क्या होती है, नदी अवसादों को जमा करना चालू कर देती है। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है डिपोजिशन। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में समझ लिया है कि व्हाट आर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो अगला वीडियो जो हमारा होने वाला है वो लैंड फॉर्म के ऊपर होने वाला है। किसके ऊपर होगा, लैंड फॉर्म्स के ऊपर होगा। और लैंड फॉर्म में पहले हम पढ़ेंगे रिवराइन लैंड फॉर्म, मतलब नदी के द्वारा निर्मित जो लैंड फॉर्म होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। फिर हम ग्लेशियल के पढ़ेंगे, फिर हम एरिड लैंडफॉर्म पढ़ेंगे, फिर हम मरीन पढ़ेंगे और फिर हम कास्ट टोपोग्राफी पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूजीसी नेट के लिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।